नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीकेंड स्पेशल में हम आपको दो बड़ी खबरें दिखाएंगे। एक इस हफ्ते की भारत की सबसे बड़ी खबर है और दूसरी इस हफ्ते की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत में स्कूलों में हिजाब पहनने की जिद अब पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। ये मामला स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसने हिजाब की वजह से एक धार्मिक रंग ले लिया और अब देश भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राएं अपने अपने स्कूलों में जाकर हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की जिद कर रही हैं, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। आज हम आपको इस खबर का हर पहलू दिखाएंगे और बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में क्या भारत में स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की जिद जायज है। इसके बाद हम आपको यूक्रेन लेकर चलेंगे, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर थी। यूक्रेन में इस समय युद्ध की आशंकाओं के बीच हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल वियोन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको यूक्रेन से बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट्स आज दिखाएंगे। वियोन यूक्रेन से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला भारत का एकमात्र चैनल है, इसलिए आपको इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत में किसी और न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से बीजेपी सरकार बनते ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाई जाएगी। जी न्यूज से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए बेहद जरूरी है। दोनों तरफ दो सरहदों से यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा राज्य है, तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से इसको लाएंगे और यहाँ पर लागू करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हार रही है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। संविधान ने हमारे ऊपर ये दायित्व डाला है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज समाजवादी पार्टी की नेता ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने हाथ काटने की धमकी दी। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि माहौल बिगाड़ने के लिए हिजाब विवाद को हवा दी जा रही है। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। हिजाब पर 8 फरवरी को कर्नाटक में विवाद शुरू हुआ था और आज 5वें दिन भी इस मामले पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। आज उत्तराखंड में रैलियों का शनिवार रहा। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर में चुनावी रैली करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। आप मेरी सभा सुनने नहीं आए हैं, आप तो मुझे धामी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं। कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा। जिसकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है, वह व्यक्ति अब हिंदू की भी परिभाषा करने लग गया है। उनके तो परमाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के चुनाव का प्रचार आज थम गया। दूसरे दौर में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में गर्मी पर फिर बयान दिया। कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो ये गर्मी शांत करने के लिए पहले ATS का सेंटर यहाँ दे दिया है।
आज उत्तराखंड चुनाव का भी प्रचार थम गया। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कुछ और रियायतें दी हैं। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। अब तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार की इजाजत थी। मैदान पर रैली स्थल की अधिकतम क्षमता के 50% संख्या के साथ सभा की इजाजत रहेगी। पद यात्राओं को भी अनुमति मिली है, लेकिन सीमित संख्या के लोगों के साथ ही पद यात्राएं की जा सकेंगी। आईपीएल 2022 के अब तक के ऑक्शन में ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें 15 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। ईशान पर बोली लगाने के लिए मुंबई और गुजरात के बीच 10 मिनट तक लंबी होड़ चली। दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा। वहीं श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हर्षल पटेल और वानिंदु हरसरंगा को 10 करोड़ 75 लाख की बड़ी कीमत में खरीदा। इसके अलावा इतनी ही कीमत पर शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। इससे पहले वो चेन्नई सुपर किंग्स में थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन, सुरेश रैना और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। आज हम आपको सबसे पहले कर्नाटक के उन स्कूलों में लेकर जाएंगे जहां शिक्षा की बजाय अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन अब आग की तरह फैल रहे हैं और यहां स्कूलों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ये मांग कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे छात्र इसके विरोध में भगवा रंग के गमछे पहनकर आ रहे हैं, पगड़ी पहनकर आ रहे हैं और इन छात्राओं का विरोध कर रहे हैं। और इसे आप ये वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, जो मांड्या जिले के एक सरकारी इंटर कॉलेज का वीडियो है, आज ही का वीडियो है। आरोप है कि इस कॉलेज में 12 से ज्यादा लड़कियां हिजाब और बुर्के में पहुंची, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले करीब 100 हिंदू छात्रों ने भगवा रंग का गमछा पहनकर इनका विरोध किया और इस दौरान इन छात्रों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। इन नारों के विरोध में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की ने भी वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे वहां का जो माहौल है बहुत तनावपूर्ण हो गया। और ये सब एक स्कूल में हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में आखिर ये चल क्या रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो आने वाले भविष्य में आप जो खतरा आप इस वीडियो को देखने के बाद उस खतरे का अंदाजा आप लगा पाएंगे। जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, वहाँ एक भी बेटी महफूज नहीं है। हर बेटी की जिंदगी खतरे में है। उन्नाव से लेके अगर आप उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे, रातों रात जला देते हैं। तो ये किसी के हमदर्द नहीं है, ये बस हिजाब का बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, यहाँ अपने ही निगहबानों से डर लगता है। अब सोचिए, दुनिया भर की महिलाएं हिजाब से मुक्ति पाना चाहती हैं, वो बुर्के से मुक्ति पाना चाहती हैं, आजाद होना चाहती हैं। अफगानिस्तान जैसे देश में भी वहां की छात्राएं और वहां की महिलाएं हिजाब से और बुर्के से आजादी चाहती हैं। और हमारे देश में लड़कियां बुर्के में स्कूल जाना चाहती हैं, हिजाब में स्कूल जाना चाहती हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले दिल्ली के जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और वहीं पर कश्मीर के समर्थन में भी नारे लगे थे। और तब भी हमने आपको यह बताया था कि अब एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, जहां पर भारत के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ब्रेन वॉश किया जाएगा। और अब ये जो जहर है, ये स्कूलों और कॉलेजों में घोला जाएगा। और ये काम आज नहीं बल्कि 4-5 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। उसके नतीजे आज आपको देखने को मिल रहे हैं।
जिन स्कूलों में शिक्षा और शिक्षा के स्तर की बात होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई अच्छी हो ये बात होनी चाहिए, कैसे छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, कैसे उनका करियर बने, इस पर बात होनी चाहिए, वहां आज बुर्के की बात हो रही है। वहां पर आज अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज वही स्कूल धर्म की प्रयोगशाला बन गए हैं और हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि 16 से 17 साल की उम्र की ये लड़कियां और ये छात्र पढ़ाई को छोड़कर धर्म की लड़ाई में उतर चुके हैं, जहां की इनका कोई मतलब नहीं है। अभी तो इनका लिखाई पढ़ाई करने का समय है। सबसे ज्यादा तनाव कर्नाटक के उडुपी में है, जहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह पूरा मामला अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। हालात को देखते हुए उडुपी के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश देने का फैसला किया गया है। अब आप सोचिए, ये जो स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन है, ये आखिर क्या करते? मजबूरी में इन्हें इन छात्राओं को इजाजत देनी पड़ी ताकि सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यानी ये लड़कियां अब हिजाब पहनकर स्कूलों में तो जा सकती हैं, लेकिन उन्हें अब भी इस दौरान क्लासेस अटेंड करने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल के जो प्रबंधन है, उन्होंने कहा है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में आ जाइए, उसके बाद आप एक अलग कमरे में जाइए, वहां पर आप हिजाब उतार दीजिए और स्कूल की यूनिफॉर्म में उसके बाद क्लासेस अटेंड कीजिए। लेकिन ये भी इन्हें मंजूर नहीं है। पुलिस ने उडुपी में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुस्लिम छात्राओं के बीच हथियारों के साथ मौजूद थे और वहां माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के सभी ठेकेदारों ने स्कूलों के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अब इसमें नेता भी कूद चुके हैं, क्योंकि नेताओं को इसमें वोट बैंक दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली के जो नेता हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, अब वो भी इसमें कूद गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस मांग में क्या तकलीफ है, ये मांग सही है और इन लड़कियों को इजाजत मिलनी चाहिए। और अब इन सब की तरफ से वहां पर जो आंदोलनकारी लोग हैं, उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। कुछ क्या मांगे हैं बताते हैं। पहली मांग तो यह है, कर्नाटक सरकार ने इस मामले में 5 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया था उसे वापस लिया जाए। और दूसरी मांग है, स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई करने की इजाजत मिले। कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के अपने सर्कुलर में 3 बातें कही थी जिसे ये लोग वापस लेना चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले। पहली बात जो सर्कुलर में थी, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी, एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब आप सोचिए इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को। दूसरी बात थी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी मैनेजमेंट की तरफ से तय की गई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास अटेंड करेंगे। और तीसरी बात, जिन स्कूलों में अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है, वहां भी हिजाब और बुर्के में किसी छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह सरकार का सर्कुलर है। और आप में से हमें यकीन है, ज्यादातर लोग जब आप स्कूलों में पढ़ते होंगे, हम भी स्कूलों में पढ़कर आए हैं, हमने अपने जमाने में ऐसा कभी कुछ होते हुए देखा नहीं। आज जब स्कूलों में शिक्षा से ज्यादा धर्म को प्राथमिकता दी जा रही है, तब हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं और इन्हें ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं और उनका धर्म पारसी था। इसी तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जैन धर्म से थे, वो जैन थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और वो एक मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने भारत की परमाणु शक्ति में जबरदस्त विस्तार किया और इन तीनों ने भारत के लिए जबरदस्त काम किया। आप इनके काम के लिए इन्हें जानेंगे, इनकी देशभक्ति के लिए इन्हें जानेंगे या इनके धर्म के लिए इन्हें जानेंगे। इन तीनों ने भारत के लिए अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक साथ काम किया और देश को शक्तिशाली बनाया। लेकिन सोचिए, अगर ये तीनों अपने स्कूलों में या कॉलेजों में अपने धर्म को बीच में ले आते, अपने दफ्तर में जहां काम करते थे जिन संगठनों में, वहां अपने धर्म को बीच में ले आते, तो क्या हमारा देश आज इस मुकाम पर होता? इसलिए आज आपको यह तय करना है कि आप अपने बच्चों को इनकी तरह बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें धर्म के नाम पर कट्टरवाद की आग में धकेलना चाहते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में 3 बड़ी बातें हैं जो आज आपको समझनी चाहिए और जिन पर लगातार लोगों के बीच जानबूझकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। पहली बात तो यह है कि असल में यह मामला स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप स्कूल में कौन सी यूनिफॉर्म पहनकर जा सकते हैं और क्या पहनकर नहीं जा सकते, मामला वो है। लेकिन एक खास विचारधारा के कट्टरवादी लोगों ने इसे हिजाब का मुद्दा बना दिया है। यानी जो बहस इस बात को लेकर थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए एक जैसी स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, उस बहस को एक खास एजेंडे के तहत हिजाब तक सीमित कर दिया गया है।
दूसरी बात यह है कि भारत में किसी भी मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने से रोका नहीं गया है। पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो कह रहे हैं कि अब भारत में हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा। किसी को भी हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है। आज भी हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं अपनी इच्छा के मुताबिक हिजाब पहन सकती हैं, बुर्का पहन सकती हैं, नकाब पहन सकती हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, जो चाहे पहन सकती हैं। विवाद इस बात पर है कि स्कूलों में छात्राएं धार्मिक परिधान में क्लासेस अटेंड कर सकती हैं या नहीं, यह है मुद्दा। लेकिन इस मामले को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे भारत में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से ही रोका जा रहा है, बल्कि बात सिर्फ क्लास अटेंड करने की है। आप कौन से कपड़े पहनकर क्लास अटेंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। और तीसरी बात यह है कि कर्नाटक की जिन मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग को लेकर यह पूरी मुहिम शुरू की, वो सभी छात्राएं इससे पहले तक इसी तरह बिना हिजाब के स्कूल आती रही हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ये छात्राएं इससे पहले बिना हिजाब के स्कूल आ रही थी। इसलिए सवाल यहां यह है कि पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये छात्राएं अब अचानक स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर अड़ गई हैं। इस समय जी न्यूज की टीम कर्नाटक के उन स्कूलों में मौजूद है जहां यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, और हमें आज ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि इस मामले के पीछे एक गहरी साजिश हो सकती है। और आज हम आपके सामने यह साबित करेंगे कि यह एक गहरी साजिश है। तो आज आप हमारी तहकीकात देखिए, हमारे तर्क सुनिए। आप सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो उडुपी के उसी सरकारी इंटर कॉलेज की है जहां पहली बार 6 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग की थी। इस तस्वीर में आप उस मुस्लिम छात्रा को भी बिना हिजाब के देख सकते हैं जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पहनने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। यानी ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले ये सभी मुस्लिम छात्राएं बिना हिजाब के अपने स्कूल आ रही थीं और क्लासेस भी अटेंड कर रही थीं बिना हिजाब के। तस्वीरें आपके सामने, आप देख लीजिए। हमारी टीम को यह भी पता चला कि इनमें से कुछ छात्राएं इसी सरकारी कॉलेज में पिछले 10 साल से पढ़ रही हैं, पिछले 10 वर्षों से पढ़ रही हैं, और इन 10 वर्षों में इनकी तरफ से कभी भी हिजाब पहनने की मांग नहीं रखी गई, और ये अब तक कॉलेज प्रबंधन द्वारा बनाए गए नियमों का पूरी तरह पालन कर रही थी। और ये तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जो आज आपके सामने है। अब दूसरा सबूत देखिए। जब किसी बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला कराया जाता है तो इस दौरान कई तरह के दस्तावेजों पर, पेपर्स पर छात्र और उसके माता पिता द्वारा हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। आपने भी किए होंगे अपने बच्चे के एडमिशन के दौरान, और जब आपका एडमिशन हुआ होगा तब भी यही हुआ होगा। इन पेपर्स में एक कॉन्सेंट फॉर्म भी होता है जिसमें सहमति ली जाती है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र स्कूल में बनाए गए सभी नियमों का पालन करेंगे और इनका उल्लंघन होने पर स्कूल प्रबंधन उचित कार्रवाई कर सकता है। आपको वो दिन याद होंगे, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद हैं कि किसी दिन अगर यूनिफॉर्म में कोई कमी रह गई, अगर यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी, पूरी यूनिफॉर्म में एक चीज भी ऐसी है जो यूनिफॉर्म के बाहर की है, तो अध्यापक आपको स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने देते थे, वापस घर भेज देते थे और कहते थे कि सही यूनिफॉर्म पहनकर आओ। अब जो मुस्लिम छात्राएं इस कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही कॉन्सेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे जो आज हमारे साथ हैं। मेरे पास उनकी कॉपी है और इसमें कुल 10 बातों पर इन छात्राओं से सहमति ली गई है। इन 10 बातों में 8वें पॉइंट में यह लिखा है कि सभी छात्रों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा, और 9वें पॉइंट में लिखा है कि सभी छात्र स्कूल यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही स्कूल में आएंगे, प्रवेश करेंगे। और पिछले कई वर्षों से ये छात्राएं इन नियमों का पालन भी करती आ रही थी, लेकिन अचानक से इन्हें हिजाब पहनने की मांग इन्होंने क्यों शुरू की और ये विवाद कैसे बढ़ा? इससे बात स्पष्ट है कि इस मामले के पीछे कोई तो है जो हमारे देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। हमने आज ऐसे कई सच खोद कर निकाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल उडुपी के इंटर कॉलेजों में हिजाब को लेकर यह प्रदर्शन अक्टूबर 2021 में ही शुरू हो गए थे। उस समय कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा क्लास में हिजाब पहनने की मांग की गई थी, जिसे वहां के प्रिंसिपल ने मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में इसमें
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI नाम की एक राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई, जिसने इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने में इन छात्राओं की मदद की और इन्हें उकसाया। इसके अलावा SDPI की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इस समय कर्नाटक में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करवा रही है और मुस्लिम छात्राओं को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह मामला तूल पकड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और उसके बाद हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, वो भी इस खबर को हाथों हाथ उठा लेंगे। और अब पाकिस्तान से भी इसके बारे में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसलिए इस मामले में भारत विरोधी ताकतों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अब एंट्री हो चुकी है, जो खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताते आ रहे हैं। इस मामले में जो सबसे पहला ट्वीट आया वो था नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का। उन्होंने ट्वीट करके कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक के कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब और पढ़ाई में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वो आगे लिखती हैं कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में स्कूल जाने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के मामले में महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझा जाता है और मलाला भारत के नेताओं से यह अपील करती है कि उन्हें मुस्लिम महिलाओं की उपेक्षा को रोकना चाहिए। मलाला यूसुफजई वही सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ संघर्ष करते हुए यह कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए धर्म से ज्यादा जरूरी है शिक्षा। और इसके बाद वर्ष 2012 में तालिबान के आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन आज वही मलाला भारत के मामले में शिक्षा से ज्यादा हिजाब को जरूरी मान रही हैं, जिससे उनके दोहरे मापदंडों के बारे में पता चलता है। इस मुद्दे पर देश में राजनीति शुरू हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अब मुस्लिम छात्राओं को यह कहकर भड़का रहे हैं कि जब तक हिजाब नहीं होगा तब तक मुस्लिम छात्राओं के हाथ में किताब नहीं होगी। यानी वो मुस्लिम छात्राओं को गुमराह करके उन्हें अपना हक छीनने के लिए अब उकसा रहे हैं। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? आज हम आपको जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और उनके परिवार की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जॉर्डन के इस राज परिवार को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है, लेकिन यह परिवार हिजाब और बुर्के की परंपरा और पहनावे का पालन नहीं करता। किंग अब्दुल्ला II ने अमेरिका और ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई की और वो शुरुआत से ही कट्टरपंथी इस्लामिक सोच के विरोध में रहे हैं। जॉर्डन में लगभग 90% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इसके बावजूद वहां का राज परिवार हिजाब और दूसरी मान्यताओं को नहीं मानता। लेकिन भारत के स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग की जा रही है। सोचिए कैसा दुर्भाग्य है। आज हमारे देश के मुसलमानों को यह तय करना है कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए अपने धर्म को नहीं देखा, या वो उन मुसलमान नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं जो इस देश के स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोलना चाहते हैं। क्या हमारे देश के मुसलमान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपने लिए प्रेरणा मानते हैं, जिन्होंने 1985 के शाहबानो मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहते हुए विरोध किया था और इस्तीफा दे दिया था? या वो ऐसे मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को अपना नायक मानते हैं जो भारत को धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करते हैं? ये आज आपको तय करना है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित एक कॉलेज में भी हिजाब को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इस कॉलेज में पढ़ने वाली 21 साल की एक मुस्लिम छात्रा को जब हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उसने कॉलेज प्रबंधन और टीचर्स के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और अब यह मामला पुलिस में भी पहुंच चुका है। जरीना नाम की इस छात्रा का आरोप है कि उसके कॉलेज में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने उसके हिजाब पहनने का विरोध किया और कहा कि वो इस तरह के किसी भी धार्मिक परिधान को अपनी क्लास में स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुस्लिम छात्रा ने जब इस मामले की जानकारी अपने परिवार को दी तो यह मामला और बढ़ गया, जिससे अब इस कॉलेज में पढ़ने वाली दूसरी मुस्लिम छात्राएं भी हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की जिद
कर रही है। कॉलेज के प्रबंधन ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है और यह भी बताया कि इस मुस्लिम छात्रा को पहले भी क्लास में हिजाब पहनने से मना किया गया था, लेकिन कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर छिड़ी बहस के बाद जौनपुर के इस कॉलेज में भी मुस्लिम छात्राओं ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है जो सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रहने वाली, एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक आग की तरह फैल रही है जो देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकती है। भारत में लगभग 15 लाख स्कूल हैं जिनमें 25 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, यानी 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जो हमारी अगली पीढ़ी है। सोचिए अगर ये सभी 25 करोड़ बच्चे अपने स्कूलों में हिजाब, भगवा गमछा या दूसरे धार्मिक चिन्ह और पोशाक पहनकर आने लगे तो देश में कितनी विस्फोटक और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। और जब इस तरह की नारेबाजी होती है जो अभी आपने देखा, अब अगली बार जब नारेबाजी होगी तो इसे कश्मीर से जोड़ दिया जाएगा, फिर इसे पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा और फिर पूरे इस्लाम से जोड़ दिया जाएगा। स्कूलों में फैल रहा सांप्रदायिकता का यह संक्रमण कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन इस वायरस की वैक्सीन कब आएगी? आज हम आपको बताते हैं कि इस वायरस की वैक्सीन का नाम क्या है। इस वैक्सीन का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज हम आपको बताएंगे कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया होता तो हमारे देश के 15 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ छात्र इस वायरस से बच जाते या आगे भविष्य में बच जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है, यानी एक देश एक कानून। लेकिन भारत में अभी इस तरह के कानून की व्यवस्था नहीं है, दुर्भाग्य है। फिलहाल हमारे देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों का निपटारा अपने अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के सिविल मामलों का निपटारा होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी फिलहाल एक देश और एक कानून की व्यवस्था भारत में नहीं है। और यह विडंबना है कि भारत का संवैधानिक स्टेटस तो सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है। हम पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोकतंत्र हैं जो सभी धर्मों में विश्वास और समानता की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानूनों को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता नहीं है। तो जब कानूनों को लेकर ही यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो फिर स्कूलों में यूनिफॉर्म कैसे चलेगी? जब आपके देश में कानून ही एक जैसे नहीं है तो फिर स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर कौन आएगा? इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा को लेकर 5 प्रमुख परिधान माने गए हैं। इनमें पहला है बुर्का, जिसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर एक कपड़े से ढका होता है, आंखों के आगे भी एक मोटी सी जाली होती है। दूसरा है नकाब, ये बुर्के की तरह ही होता है लेकिन इसमें आंखें कवर नहीं होती। तीसरा है चादर, यह भी बुर्के जैसा होता है लेकिन इसमें आंखों के साथ चेहरा भी नहीं ढका जाता। चौथा है हिजाब, इसमें एक शॉल से केवल सिर और गर्दन को ढका जाता है। और पांचवा है दुपट्टा, जिसमें केवल सिर को किसी खास कपड़े से कवर किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी खास तरह के धार्मिक परिधान का कोई जिक्र नहीं है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है, यानी इस बात पर जोर दिया है कि महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बनाकर रखें। लेकिन इस्लाम धर्म के ठेकेदारों और मुस्लिम नेताओं ने समय समय पर लोगों को इस पर गुमराह करने की कोशिशें की। प्राचीन काल में अरब, ईरान और रोम में महिलाओं द्वारा अपने सिर और चेहरे को ढक कर रखने की परंपरा थी और इस परंपरा का पालन भी केवल राज परिवार और उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित था। ये बात उस समय की है जब इस्लाम धर्म अस्तित्व में भी नहीं आया था। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई तो ये पहनावा काफी लोकप्रिय हो गया। हालांकि 20वीं शताब्दी तक भी अरब और ईरान जैसे देशों में ही बुर्का और नकाब पहना जाता था, जबकि मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में मुस्लिम महिलाएं स्थानीय पहनावे को ही प्राथमिकता देती थीं। एक लाइन में कहें तो मुस्लिम महिलाओं पर बुर्के और हिजाब के पहनावे को थोपने की शुरुआत पिछले 100 वर्षों में ही हुई है और इसमें भारत जैसे देश भी शामिल है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई दुकानें खुली हुई हैं जिनके जरिए इस विचार का व्यापार होता है। सच यह है कि भारत में आज भी सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था को लागू करना मुश्किल है, जबकि दुनिया के कई देशों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में मार्च 2021 में एक जनमत संग्रह हुआ
जिसमें लगभग 51% लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था, जिसके बाद वहां इसे कानूनी रूप दे दिया जा चुका है। स्विट्जरलैंड के अलावा नेदरलैंड्स, फ्रांस, बेल्जियम, चीन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी किसी न किसी रूप में बुर्के पर या तो पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लग चुका है। इन देशों में भी जब इस पर कड़े कानून बनाए गए तब वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन ये देश धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ अड़े रहे और आज इन देशों में इन कानूनों का सख्ती से पालन हो रहा है। यूक्रेन में इस समय युद्ध की आशंकाओं के बीच हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल वियॉन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको यूक्रेन से बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट्स आज दिखाएंगे। वियॉन यूक्रेन से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला भारत का एकमात्र चैनल है, इसलिए आपको इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत में किसी और न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। इस समय यूक्रेन को रशिया ने 3 मोर्चों पर घेरा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन, उत्तर पूर्वी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन। यूक्रेन के साथ लगने वाली लगभग 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रशिया के 1.25 लाख सैनिक खतरनाक हथियारों के साथ तैनात हैं। लेकिन यूक्रेन की सीमा के अंदर क्या हो रहा है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। आज हम आपको उत्तरी यूक्रेन में लेके चलेंगे, जहां से बेलारूस की सीमा ज्यादा दूर नहीं है और बेलारूस वो देश है जो रशिया की मदद कर रहा है और जहां खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकल के एक सैटेलाइट सिटी में जा रहे हैं, ओबिकोव डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कॉमिसरात पे। यहाँ पे जो यूक्रेनियन सेना है उसकी 135th रिजर्व बटालियन की ट्रेनिंग होगी और हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह की उनके पास हथियार हैं। और ये जो जगह है जहाँ पे हम हैं, ये बेलारूस के बॉर्डर के बहुत पास है और बेलारूस में रशिया ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, अपने ट्रूप्स को तैनात किया है। बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल्स की है रशिया ने और कर रहा है और दिस इज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द रशियन फोर्सेज इन बेलारूस। तो ये बहुत ही अहम जगह है और ये रिजर्व बटालियन किस तरह से तैयारी कर रही है, अगर लड़ाई होती है तो वो कैसे अपनी राजधानी कीव को बचाएंगे, कैसे अपने देश को बचाएंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसी तैयारी की है यूक्रेनियन मिलिट्री ने। उत्तरी यूक्रेन में सैनिक ट्रेनिंग फील्ड में जाने से पहले इसी जगह इकट्ठा होते हैं, जहां पहले हथियारों को एक जगह लाया जाता है और फिर युद्ध की तैयारियों को परखा जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक ब्रीफिंग से, जिसमें सैनिकों को उनकी भूमिका के बारे में बताया जाता है। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में तापमान लगातार माइनस में रहता है और कई इंच मोटी बर्फ के बीच सैनिकों को निरंतर अभ्यास करना होता है। यूक्रेन वर्सेस रशिया को एक तरह से डेविड वर्सेस गोलायत बैटल कहा जा सकता है। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। यूक्रेन बहुत छोटा देश है। अगर आप मिलिट्री और हथियारों की बात करें तो यूक्रेन की सेना में करीब 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, रशिया की सेना में 9 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। रिजर्व फोर्सेस भी रशिया की दुगनी है। आर्टिलरी 2000 यूक्रेन की, 7500 रशिया की। आर्मर्ड व्हीकल्स 12000 यूक्रेन के पास हैं, 30,000 रशिया के पास हैं। टैंक्स 2500 के करीब यूक्रेन के पास हैं, रशिया के पास 12000 से ज्यादा हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सभी में रशिया कई गुना यूक्रेन से आगे है। डिफेंस बजट यूक्रेन का $6 बिलियन से कम है, रशिया का $61 बिलियन से ज्यादा है। तो किसी भी पैमाने पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना रशिया के सामने कहीं नहीं ठहरती। पर एक जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियारों की और सिर्फ सैनिकों की जरूरत नहीं है, जज्बे की भी जरूरत है और वो जज्बा हमें यूक्रेन के सैनिकों के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे रिजर्व फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यूक्रेन के ये जो सैनिक हैं वो तैयार हो रहे हैं रशिया से लोहा लेने के लिए। रशिया की तुलना में यूक्रेन की सैन्य शक्ति काफी कमजोर है, इसलिए यूक्रेन में क्षेत्रीय सुरक्षा बलों को भी विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 10,000 स्थायी और प्रशिक्षित सैनिक तैनात करना और कुल 1,30,000 सैनिकों की डिफेंस फोर्स तैयार करना, जो लोग यूक्रेन की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं और इस लड़ाई में अपने देश का साथ देना चाहते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं।
So let's imagine you are our first day recruit, and we're going to teach you some basics. So first of all, this is the gun. This is Kalashnikov. So here you go. Yeah, it's a Kalashnikov. It's AK-74. AK-74. Okay. So yeah, first the main rule: you never point it to the person. Okay. You always point it out of the person. So the first thing we're going to do is shooting stand. And first of all, and you never put your finger on the trigger. So always try to hit it right here, just in case. So you need to put your body a little bit up front. And yes, and yeah. Push the stock against your shoulder. Yeah, right here. Put a little bit down. Yeah. And put this thing up to your eye so you can see where the person is. So now you're almost ready to shoot, but you need to remove your finger from here. Okay. First time when you see your enemy, the main thing is that he doesn't hit you. Remove your finger. Okay. So in order for him to not be able to remove it, you need to make yourself as small as possible. So the first thing you do, you go down. You go down to your knee. Yeah. Exactly. Now it's more difficult to hit you. You need to go even lower. So you put your hand here, and then your leg goes around your other leg, like that. I'm not sure I can do that. But I'll watch you do it. But anyways, this is the main thing that we teach in order for recruits to be ready. इस फोर्स में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनकी ट्रेनिंग ठीक वैसे ही होती है जैसी ट्रेनिंग सेना में भर्ती होने वाले किसी भी जवान की होती है। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है, टेरेन यानी उस क्षेत्र की जानकारी दी जाती है और युद्ध के दौरान कैसे संगठित तरीके से दुश्मन पर प्रहार करना है ये भी उन्हें सिखाया जाता है। इसके अलावा जो लोग दूसरे देशों के नागरिक हैं लेकिन उन्होंने यूक्रेन में 5 साल से ज्यादा बिताए हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ मेडिकल, साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल टेस्ट्स जरूरी होते हैं। इस फोर्स में कुल 150 बटालियंस हैं और राजधानी कीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस बटालियन को मिली है उसका नाम है 135th बटालियन। I don't think that it's going to be war because Putin lost the momentum. He was gathering the forces and he didn't attack. Right now, Ukraine gets more and more weapons. Ukraine gets more and more trained. So the longer he waits, the more difficult for him will be to enter Ukraine and to stay in Ukraine. However, Putin is quite is a crazy person, and you cannot you don't know what's coming into mind of crazy person. So he might be. He might attack just because he wants to attack, just because he wants the war, not because he thinks that he can win. So yeah, we need to be ready. As it says, si vis pacem para bellum. If you want peace, you have to be prepared for war. दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियों के लिए यूक्रेन एक शतरंज की बिसात की तरह है, जिसके जरिए वो अपने हित साधना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए ये जीने और मरने का युद्ध है, और ये लोग अपनी नौकरियां छोड़कर इस ठंडे मौसम में इतनी कठिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो रही है और यहाँ से कुछ दूर आगे घुटनों तक की बर्फ है और आप देख सकते हैं किस तरह की ड्रिल की जा रही है। यहाँ पे महिला और पुरुष सैनिक हैं यूक्रेन के और ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग टेरेन में उनको आगे जाना है और शूटिंग प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। यूक्रेन की सेना में 1,30,000 से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेस हैं और यूक्रेन की सरकार का मानना है कि जितने लोग इसमें शामिल हों उतना बेहतर है। यूक्रेन के सिटीजन्स का अभी एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया, एक पोल किया गया जिसमें ये पता चला कि यूक्रेन में 31% से ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं वो चाहते हैं कि सेना में भर्ती हों और अगर रशिया के साथ लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में वो शामिल हों और अपने देश के लिए वो लड़ सकें। यूक्रेन की सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं। यूक्रेन के शहरों में भी यहाँ की सेना, सरकार और आम लोग रशिया से लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन रशिया का हमला हुआ तो क्या होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ भारत के 20,000 छात्र भी हैं जिन्हें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है।
Also for the 20,000 odd Indian students who live in this country. Indians form the biggest foreign student group in Ukraine. Most of them come here to study medicine. Why Ukraine? A, because it's affordable. The cost of medical education here is cheaper than it is in India. And B, the degrees that they get are recognized both in Europe and in India. So the students come here in large numbers. About 2 weeks back, the Indian embassy in Kiev drew up a list. It asked these students to fill up forms and collated their information in case they have to be evacuated, in case war breaks out. But what do the students here feel? Do they believe that there will be war? Are they tense? यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का हाल जानने के लिए हम आपको कीव की तारस शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी 188 साल पुरानी है और मेडिकल साइंस की पढ़ाई के मामले में इसे यूक्रेन का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां भारत के 300 से ज्यादा छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तारस शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाहर से सब कुछ सामान्य है, लेकिन युद्ध की आशंका से जो तनाव पैदा हुआ है, उसकी बेचैनी इन भारतीय छात्रों को भी महसूस हो रही है। We just saw people training here in fatigues, and we hear every day and we see the headlines of war brewing. How do you focus on studies when all of this is happening? Yeah, it's been part of Ukraine-Russian history, I guess, the war chaos which is going in the borders. As for now, the tension is much higher, we understand. But inside the country, it's very peaceful, it's calm. People are doing their jobs. It's been a normal day life in Ukraine. And it's nothing to panic much. So our university also have a good support with us. So we are doing our normal studies, and that's war is not really bothering us at the present moment. इन छात्रों को मालूम है कि यूक्रेन में संकट बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से अमेरिका ने रशिया के हमले का खतरा देखते हुए अपने दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को यूक्रेन से वापस बुला लिया है। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी है। अपने नागरिकों के लिए ऐसी ही चेतावनी ब्रिटेन की सरकार ने भी जारी की है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। कीव में भारतीय छात्र भी अपने दूतावास के संपर्क में हैं और इन्हें भरोसा है कि युद्ध शुरू होने पर भारत सरकार इन्हें सुरक्षित निकाल लेगी। We don't know how they are going to deal it politically, but right now when it comes to us, we think we are in the safe hands because we are in constant touch with the embassy, and if there is any kind of evacuation or something, the embassy is going to take measures accordingly, and they're going to do the best whatever they feel like. I'm sure a lot of people in India, including your families, are tracking what is happening here. Are they worried about your safety? What do they tell you? Obviously they'll be worried, like we are so far from them, miles away. Yeah, they were worried. They were like, what are the precautions the embassy is taking from their side? So we told just the form, if there will be any bad situation happening, so we'll be coming back to India. That's it. So they are worried about it. इन छात्रों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने उन दोस्तों की चिंता है कि वो कहां जाएंगे जो यूक्रेन में पैदा हुए। I feel if there is a war or if there is some kind of disaster happening, we have a place to go back and create our own life back in India. We have an option to go back and make our future brighter, or somehow we can manage. I understand we are from the many people who are here are the middle class or the lower middle class or poor people who are coming here and studying. For all of us, it will be a big hit if such issues happen. But we have an option to go back and create our life back in India. यूक्रेन और रशिया के बीच वर्ष 2014 से ही संघर्ष चल रहा है। जिन छात्रों ने यहाँ 3-4 साल पहले एडमिशन लिया था, उन्हें युद्ध की बातें सुनने की आदत पड़ गई थी, लेकिन इस बार रशिया की सैन्य तैयारी से इन्हें भी डर लगने लगा है। Think there is going to be a war? I have been here for the past 3 years and there's always been talk of war going on, but till now I don't think it's the same thing, but this time it was more serious than before, obviously. Let's see now, America is doing things, India is doing things. I don't think there should be a war, but well, you know, Russia, there's Putin, so you can't say anything. But the embassy is taking care, I think. They'll let us know if anything. They have sent us links and everything, you know, for the last moment evacuation or any sort of emergency. So I think we're fine, we're doing well. I'm sure you have Ukrainian friends. What do they tell you about the situation? No, even they are
right now even they are totally in that kind of mode where even they are not sure of what's going to happen when, why, because these are things that happen in one night, and you don't even know when people, and these military of Russian military enters Ukraine and does all the chaos. But all we are doing is just waiting for the updates. Sort of dealing with the threat of war is even more exciting. Do you think you'll write about it when you grow old, or make it part of your CV that I was there studying, in the chemistry lab doing such and such things when there were war drills happening a few 100 kilometers away? Yes, of course. Like most of our parents from India tell us stories about their, childhood and everything, that they'd been doing this and that through the hardships and going to school. So we have our set of stories, that we studied in Ukraine and there was a big war going on. And कोरोना संकट के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन के इन छात्रों को एयरलिफ्ट कर लिया था। उसी अनुभव के भरोसे ये छात्र यूक्रेन में युद्ध का संकट टलने का इंतजार कर रहे हैं। कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज। डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।